गुड इवनिंग मैम। चलो रिवाइज करके आए तुम लोग। नहीं करके है ना, यस मैम। ऐसे ही मुंह उठा के आ जाते हो बस लेक्चर में। चलो लेट अस क्विकली रिवाइज द आईटीसी। क्या पढ़ा है हमने? व्हाट इज आईटीसी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेम इनपुट टैक्स क्रेडिट? इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब क्या? इनपुट मतलब क्या? परचेजेस। टैक्स मतलब क्या? परचेजेस। इनपुट के ऊपर जो हमने टैक्स पे किया है उसका हमें क्या मिल जाएगा? वी विल गेट द क्रेडिट ऑफ दैट टैक्स। क्रेडिट मीन्स व्हाट? इट विल बी यूज फॉर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम माई आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। जो मेरा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है उसमें से मेरे को माइनस करने मिलेगा, राइट? सो इट इज फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, बट क्या एक्सक्लूड करेगा? इट एक्सक्लूड्स टैक्स पेड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। अगर आपने परचेज किया है और जिसके पास से आपने परचेज किया है अगर वो कॉम्पोजिशन स्कीम में है तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। Next is eligibility to claim ITC. What is the eligibility? Who can claim ITC? Two things. First, person should be registered. Registered where? Registered under GST. हाँ, कहाँ पे registered होना चाहिए? वो GST में registered जीएसटी। होना चाहिए. So person should be registered under GST. And second, whatever inward supplies he has taken, that should be used in course or furtherance of business. Then what are the conditions for claiming the ITC? TR. T मतलब क्या? Tax invoice होना चाहिए. आर मतलब क्या? रिसिट ऑफ गुड्स। उसमें दो प्रोवाइज होता है। इफ इट इज बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन देन आईटीसी विल बी अलाउड व्हेन द गुड्स आर रिसीव्ड बाय दैट रेसिपिएंट। फिर इफ गुड्स आर रिसीव्ड इन लॉट्स और इंस्टॉलमेंट तो आईटीसी कब मिलेगा? व्हेन यू रिसीव द लास्ट लॉट और इंस्टॉलमेंट। फिर और एक टी का मतलब क्या था? टैक्स शुड बी पेड बाय द सप्लायर टू द रेसिपिएंट टू द गवर्नमेंट। एंड आर मतलब क्या? रिटर्न्स फाइल होना चाहिए अंडर सेक्शन 39, मतलब जीएसटीआर 3B फाइल होना चाहिए, बराबर। फिर हमने एक प्रोवाइजो सीखा था कि जहाँ पे इफ यू आर क्लेमिंग द आईटीसी देन यू हैव टू मेक पेमेंट विद इन हाउ मेनी डेज? विद इन 180 डेज। अगर आपने 180 डेज में 180 डेज फ्रॉम वेयर? 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। अगर आपने 180 डेज में पेमेंट नहीं किया तो क्या हो जाएगा? आपका आईटीसी रिवर्सल हो जाएगा। रिवर्सल मतलब क्या? पहले आपने माइनस किया था, अब वो आईटीसी ऐड ऐड हो हो जाएगा, जाएगा वो। आपके यस। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड बैक हो जाएगा। कौन से महीने में एड बैक हो जाएगा? जिस महीने में आपका 180 डेज खत्म होता है उसके अगले महीने में एड बैक हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपको 18% पर एनम इंटरेस्ट भी लगेगा। फिर क्या आप कभी भी वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आफ्टरवर्ड्स लेटर ऑन व्हेनेवर यू मेक द पेमेंट, लेटर ऑन व्हेनेवर यू विल मेक द पेमेंट यू विल बी एबल टू क्लेम द आईटीसी, बराबर। फिर हमने देखा था नो डेप्रिसिएशन ऑन आईटीसी कंपोनेंट। अगर आप डेप्रिसिएशन लेते हो तो आईटीसी नहीं मिलेगा, आईटीसी लेते हो तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। देन व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग आईटीसी? किसी भी इनवॉइस का मैं आईटीसी कब तक क्लेम कर सकती हूँ? ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम तक जब मेरे को मजा आएगा तब मैं आईटीसी क्लेम कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने एक टाइम लिमिट दिया। सो व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग आईटीसी? इट इज ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। आपका जो फाइनेंशियल ईयर है, जिस फाइनेंशियल ईयर का इनवॉइस है उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के सितंबर मंथ का ड्यू डेट और डेट ऑफ एक्चुअल फाइलिंग द एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। देन वी हैव सीन अपॉर्शनमेंट ऑफ आईटीसी। अगर बिजनेस पर्पस नॉन बिजनेस पर्पस के लिए है तो बिजनेस पर्पस के लिए आईटीसी मिलेगा, नॉन बिजनेस पर्पस के लिए आईटीसी नहीं मिलेगा। फिर अगर नॉन टैक्सेबल, आपने जो गुड्स खरीदा है अगर उससे आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई करते हो तो आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर उससे आप एग्जाम सप्लाई करते हो तो आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर उससे ब्लॉक क्रेडिट है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। अब समझा ब्लॉक क्रेडिट का मतलब? मोटर व्हीकल आपने खरीदा या यस केटरिंग मैम। सर्विस लिया, ठीक है, तो वो सब में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। फिर अगर नील रेटेड है तो भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। बट इफ यू हैव डन जीरो रेटेड सप्लाई तो आईटीसी मिलेगा। एंड व्हाट कम्स अंडर जीरो रेटेड सप्लाई? एक्सपोर्ट्स एंड सप्लाई मेड टू एसईजे। फिर अगर आपका टैक्सेबल सप्लाई है तो आईटीसी मिल जाएगा।
फिर हमने क्या देखा था बैंकिंग कंपनी के लिए, सो दे हैव टू ऑप्शन. ऑप्शन नंबर 1, दे कैन आइदर टेक प्रपोर्शनेट आईटीसी और दे कैन टेक 50% ऑफ द आईटीसी. मतलब जो भी इनपुट्स खरीदा उसका 50%, सर्विस उसका 50, कैपिटल गुड्स का 50, ब्लॉक क्रेडिट या नॉन बिजनेस पर्पज है उसका कुछ नहीं मिलेगा. एंड अगर डिस्टिंक्ट पर्सन से मिला है तो उसका 100% आईटीसी वो क्लेम कर सकते हैं. देन वी हैव सीन सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट. ब्लॉक क्रेडिट में क्या आता है, मोटर व्हीकल. सबसे पहले था आईटीसी ऑन कन्वेंस. आईटीसी ऑन कन्वेंस में क्या आएगा पहले motor vehicle for the transportation of passengers, motor vehicle for the transportation of goods. If motor vehicle is for the transportation of goods, it is outside ambit of 17 subsection 5, ITC will be allowed. But if motor vehicle is for the transportation of passengers, then you have to see the sitting capacity. Sitting capacity less than or equal to 13%, more than 13%. अगर more than 13% है, then it is outside 17 subsection 5, ITC will be allowed. But if sitting capacity is less than or equal to 13%, then it is covered under 17 subsection 5. ITC will be not be allowed except in 3 cases: to further supply, transportation of passengers, and motor vehicle for imparting training skills. ठीक है. फिर दूसरा था मोटर व्हीकल का फॉर गुड्स का हमने किया. फिर एयरक्राफ्ट और वेसल. एयरक्राफ्ट और वेसल में क्या है, कवर्ड अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5. आईटीसी विल नॉट बी अलाउड एक्सेप्ट इन 4 केसेस: ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, फर्दर सप्लाई एंड इम्पार्टिंग ट्रेनिंग. फिर उसके बाद था जनरल इंश्योरेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस. अगर दैट इज ऑल्सो कवर अंडर 17 सबसेक्शन 5, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा. लेकिन ऊपर वाला, अगर ऊपर के मोटर व्हीकल में आपको आईटीसी मिल रहा है तो उसके रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का भी आपको आईटीसी मिल जाएगा. ठीक है. या फिर मैन्युफैक्चरर हो आप मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट या वेसल के, और यू आर डूइंग अ फर्दर सप्लाई, मतलब जनरल इंश्योरेंस वाला. फिर हमने देखा था आईटीसी ऑन, ये सब में एक ही कॉमन पॉइंट था: फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, मेंबरशिप, हेल्थ फिटनेस सेंटर, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ एंड सर्विसेज. ये सारा कुछ आईटीसी ब्लॉक है. लेकिन एक एक्सेप्शन है, सबके अंदर एक कॉमन एक्सेप्शन है. क्या है? 2 कॉमन एक्सेप्शन है. पहला कॉमन एक्सेप्शन क्या है, अगर आपने ये सर्विस खरीदा है, आपने इस सर्विस को एज अ इनपुट सर्विस लिया है. इनपुट सर्विस मतलब क्या, परचेस किया है इस सर्विस को फॉर प्रोवाइडिंग फर्दर सप्लाई. ठीक है. आपने केटरिंग सर्विस लिया फॉर प्रोवाइडिंग सेम कैटेगरी का फर्दर सप्लाई करने के लिए. दैट मीन्स यू आर नॉट द अल्टीमेट कंज्यूमर, देन यू कैन क्लेम द आईटीसी. एंड सेकेंड, इफ सच सर्विस is obligatory to be provided by an employer to employee under any law for the time being in force. समझ में आ रहा है ना तुम्हें? क्यों ऊपर से जा रहा है? समझ रहे हैं. नेक्स्ट क्या था, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट. तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में क्या बोला है कि अगर आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, सीमेंट खरीदा, लेबर खरीदा, ठीक है, पेंटिंग का सामान खरीदा, ये सब खरीदा. अगर आपने खुद के इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए लिया है तो आईटीसी नहीं मिलेगा. If you have taken for your own immovable property, you will not get the ITC. लेकिन if you have taken these services for providing further supply, then you will get the ITC. उसमें भी एक exception है, plant and machinery. अगर आपने खुद ने खरीदा है, if you yourself have taken the works contract service for construction of plant and machinery. अब plant and machinery में क्या आ गया, नीचे का फाउंडेशन वो सब आ गया, फाउंडेशन, स्ट्रक्चर, ये सब आ गया. तो अगर प्लांट एंड मशीनरी के लिए है, देन यू विल गेट द आईटीसी. अंडरस्टूड. फिर लेकिन अगर टेलीकम्युनिकेशन टावर्स है, उसमें प्लांट एंड मशीनरी में क्या एक्सक्लूडेड है, land, building or any other civil structure, telecommunication towers, pipelines laid outside the factory premises. मतलब ये तीनों केस में आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? इन तीनों केस में आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? आईटीसी नहीं मिलेगा, because these three are excluded from plant and machinery. Right? Then we have seen further examples that goods or services for which tax has been paid under composition scheme.
goods or services or both which are received by NRTP where goods are imported by him. Then goods or services which are used for personal consumption, you will not get the ITC. Or where goods are destroyed, lost, stolen, distributed as free samples, you will not get the ITC. बराबर? ठीक है, बराबर मैम। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 18, नाउ स्पेशल केसेस। अब इसके लिए ना अब इसमें ना 4 सेक्शंस है, ठीक है, 4 सिचुएशंस है। पहला हम लोग लेते हैं 18 सबसेक्शन 1, 18 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। ये क्या बोलता है? दिस 18 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए सेज दैट, एग्जाम्पल समझो, आप पहले आपको रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल नहीं था। सी व्हेन डू यू बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन? अगर आपका टर्नओवर एक्सीड हुआ तो, टर्नओवर ठीक एक्सीड है, हो गया। टर्नओवर का लिमिट है 40 लाख का, 20 लाख या 40 लाख। तो अगर आपका टर्नओवर का लिमिट एक्सीड हो गया तो यू विल बी एलिजिबल फॉर आईटीसी, ठीक है। नाउ टेक एग्जांपल, आपने मोबाइल का दुकान खोला, ठीक है, आपने मोबाइल शॉप खोला। नाउ यू आर डूइंग द बिजनेस, यू आर डूइंग द बिजनेस। सपोज एग्जांपल लेते हैं, यू हैव स्टार्टेड योर बिजनेस ऑन 1st April। एग्जाम्पल, यू हैव स्टार्टेड योर बिजनेस ऑन 1st April। कभी चालू किया आपने? 1st April को चालू किया, ओके। तो आपने जस्ट बिजनेस चालू किया है, मतलब आपका टर्नओवर अभी तक एक्सीड नहीं हुआ है, सो यू आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। लेकिन 1st अक्टूबर को आपका जो टर्नओवर है दैट हैज क्रॉस्ड 40 lakhs। आपका सेल्स था ना 1st अक्टूबर को, 6 महीने के अंदर ही आपका जो टर्नओवर है वो क्या हो गया? 40 लाख को क्रॉस कर गया। टेल मी, 1st अप्रैल को जब आपने बिजनेस खोला, आपने मोबाइल का दुकान खोला, आपने मोबाइल परचेस किया रहेगा कंपनी के पास से और दुकान में स्टॉक लगाया रहेगा। You would have purchased the mobile phones and put it as stock in your shop, बराबर? तो क्या उस परचेस के ऊपर आर यू एलिजिबल फॉर क्लेमिंग आईटीसी? एज ऑन 1st April, आर यू एलिजिबल फॉर क्लेमिंग आईटीसी ऑन दैट परचेस? 1st अप्रैल पे नहीं कर सकते ना मैम। 1st April को नहीं यू कर आर सकते। नॉट एलिजिबल। व्हाई नॉट एलिजिबल? नॉट रजिस्टर्ड। वेरी गुड, बिकॉज यू आर नॉट रजिस्टर्ड पर्सन, बराबर? यू आर नॉट रजिस्टर्ड पर्सन। अब 1st अक्टूबर को आपका टर्नओवर एक्सीड हो गया 40 lakhs। दैट मीन्स व्हाट हैपेंड ऑन 1st अक्टूबर? नाउ यू बिकम Registered. this is the date when you become liable for registration, liable for registration, बराबर? ऑन 1st अक्टूबर इज द डेट व्हेन यू बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अब क्या 1st अक्टूबर को ही आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे और आपको जीएसटी नंबर मिल जाएगा क्या? नहीं, 1 हफ्ते का टाइम लगता है, ठीक है। द टाइम पीरियड इज ऑफ हाउ मच? 1 वीक। तो जैसे ही 1 वीक आएगा आप अप्लाई करोगे और अप्लाई करते ही आपको 1 हफ्ता लगेगा किसके लिए? जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, बराबर? तो 1st अप्रैल को आपने अप्लाई किया एंड समझो एग्जांपल लेते हैं हम लोग 10th अक्टूबर को। 10th अक्टूबर इज द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ओके मैम। 10th October is the date of grant of registration certificate. Understood? Now tell me, 1st October you have become liable for registration. मतलब 1 अक्टूबर के बाद से क्या होगा? आफ्टर 1st October, whatever you will purchase on that you will be eligible for ITC. Yes, and whatever you will sell, for that you will issue the taxable invoice. 1st अक्टूबर तक आपने जो भी सेल्स किया वो गया, तब तक के लिए कुछ नहीं। 1st अक्टूबर के बाद आप जो भी बेचोगे दैट शुड बी द टैक्सेबल इनवॉइस, एंड 1st अक्टूबर के बाद जो परचेस करोगे उसके ऊपर आईटीसी क्लेम कर सकते हो। चलो ये सिंपल है। पॉइंट ये बनता है
कि क्या 1 अक्टूबर को आपका मोबाइल का दुकान है, क्या 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर के पहले, मतलब 1 अक्टूबर के पहले क्या आता है, 30 सितंबर, 30 सितंबर याद है ना, हाँ, हाँ मैम। 30 सितंबर, क्या 30 सितंबर को आपके बिजनेस में ऐसा कोई स्टॉक होगा जो आपने खरीदा है, आईटीसी क्लेम नहीं किया, लेकिन ये स्टॉक आप 1 अक्टूबर के बाद सेल करने वाले हो एंड यू आर गोइंग टू सेल एज अ टैक्सेबल सप्लाई। फर्स्ट हो सकता अक्टूबर को यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, लेकिन देर इज अ पॉसिबिलिटी ना कि 30 आपके पास स्टॉक जीरो तो नहीं हो जाएगा, रोज आपके पास कुछ ना कुछ तो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। तो 30 सितंबर को, या आई वुड से 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर के बाद आप जो भी सेल करोगे वो या तो आपका नया परचेज रहेगा या तो आपका पुराना परचेज रहेगा, या तो आपका नया परचेज रहेगा या तो पुराना परचेज रहेगा। अगर नया परचेज है तो ठीक है, आप उसके ऊपर आईटीसी क्लेम कर सकते हो, लेकिन व्हाट अबाउट ओल्ड परचेज, व्हाट अबाउट ओल्ड परचेज ऑन विच यू हैव नॉट टेकन द आईटीसी व्हेन यू हैव परचेज दैट, वो आपके स्टॉक में पड़ा था और उसको आप 1 अक्टूबर के बाद सेल करने वाले हो, डोंट यू थिंक इसके ऊपर आपको आईटीसी मिलना चाहिए? यस मैम। Yes, ma'am. तो ये सेक्शन यही बोलता है, क्या बोलता है कि अगर सपोज यू बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, सो द डे व्हेन यू बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, उसके एक दिन पहले आप आपका स्टॉक चेक करो, उसके एक दिन पहले आप आपका स्टॉक चेक करो। अब इस स्टॉक में आपके पास 30 सितंबर को आपके पास जो भी इनपुट्स पड़े रहेंगे, इनपुट्स, व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट्स, What do you mean by inputs? रॉ मटेरियल, WIP या फिनिश गुड्स। अभी आप मोबाइल का शॉप है आपका, मतलब डेफिनेटली आपके पास क्या रहेंगे, फिनिश गुड्स पड़े रहेंगे। तो आपके पास 30 सितंबर को जो भी स्टॉक पड़ा है ना, उसके ऊपर आपको आईटीसी मिल जाएगा, जो भी आपके पास स्टॉक पड़ा है उसके ऊपर आपको आईटीसी मिल जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया? ओनली Yes? वन डे बिफोर Yes. मैम। 30 सितंबर के दिन आपके दुकान में जो भी स्टॉक पड़ा रहेगा, नाउ दैट स्टॉक यू वुड हैव परचेज एनी टाइम बिफोर। ओके। देयर कुड बी पॉसिबिलिटी कि समझो मैंने 11 जुलाई को 10 मोबाइल परचेस किए थे, जो जुलाई से लेके सितंबर तक सेल नहीं हुए हैं, वो अभी भी मेरे 30 सितंबर स्टॉक में पड़े हैं। तो जब मैंने परचेस किया था 11 जुलाई को, दैट टाइम आई हैव नॉट टेकन द आईटीसी बिकॉज आई वाज नॉट रजिस्टर्ड, बट नाउ एज ऑन 30th सितंबर they are still lying in my stock, then this 10 mobile phones will be eligible for ITC. Clear this point? यस तो ये और एक इसमें पॉइंट है कि जो 30 सितंबर को आपके पास जो स्टॉक होगा ना, स्टॉक दैट शुड नॉट बी मोर ओल्ड देन 1 ईयर, मतलब 1 साल से पुराना स्टॉक नहीं होना चाहिए। अगर समझो ये मैं बात करती हूँ 30 सितंबर 22 का, 30 सितंबर 22 का, तो 30 सितंबर में कितने इनवॉइसेस, कितना पुराना स्टॉक चलेगा, 1 साल पहले जाएंगे तो 1 अक्टूबर 21 का। समझो मैंने कोई मोबाइल फोन, मैंने 5 मोबाइल फोन खरीदे थे, सैमसंग के 5 मोबाइल फोन खरीदे थे 11 जनवरी 2021, मैंने 5 मोबाइल खरीदे थे 11 जनवरी 2021 and these mobile phones are still lying in my stock as on 30 September। कब मैंने परचेस किया था, 11 जनवरी 21 को। वो 5 सैमसंग के मोबाइल फोन किसी ने खरीदे ही नहीं, नो वन हैज परचेस्ड दिस मोबाइल फोन एंड दे आर स्टिल लाइंग इन माय स्टॉक एज ऑन 30 सितंबर। विल आई गेट आईटीसी ऑफ दिस 5 मोबाइल फोन्स? द आंसर इज नो। लेकिन क्या ये 10 मोबाइल फोन का आईटीसी मिलेगा मेरे को? द आंसर इज यस। क्लियर? यस मैम। नहीं मैम। मैम बस हाँ, ये वन डे ओके बिफोर ओके। वो वाला नहीं समझ आया मैम। 1 डे बिफोर मतलब प्रोविजन रीड करते हैं।
मैम वो आपने फोन कभी लिए बताया, डेट क्या बताई आपने वो फोन की? प्रोविजन देखो क्या दिया है, वेर हाँ। अ पर्सन, किधर गया स्विचिंग, वेर अ पर्सन इज अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days ऑफ बिकमिंग लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, मतलब जिस दिन वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो गया, कब हो जाओगे आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, अगर आपका टर्नओवर एक्सीड हो जाता है तो आप जिस दिन आपका टर्नओवर एक्सीड हो गया, यू बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो इन आवर एग्जांपल योर टर्नओवर एक्सीडेड ऑन 1st October, so on 1st October you become liable for registration. So the day you become liable for registration, तो आपको आपके पास पहले कुछ स्टॉक पड़ा रहेगा, उस स्टॉक का आपको आईटीसी मिल जाएगा। कौन से दिन का स्टॉक देखने का, ऑन द डे इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट फ्रॉम विच ही बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। On the day immediately preceding the date from which he become liable for registration. तो हम यहाँ पे कब हुए लायबल रजिस्ट्रेशन के लिए, 1st October को। तो 1st October के डे इमीडिएटली प्रिसीडिंग कौन सा है, इमीडिएटली प्रिसीडिंग डेट 1st October का इमीडिएटली प्रिसीडिंग डेट मतलब कौन सा, 30 सितंबर। तो 30 सितंबर को आपके पास जो भी स्टॉक पड़ा रहेगा उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा, जो भी इनपुट्स पड़े रहेंगे, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स, उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा। यहां तक समझ में आया पहले? यस मैम। क्यों मिलेगा आईटीसी, क्यों मिल रहा है, क्योंकि जब आपने खरीदा था तब आपको आईटीसी नहीं मिला था ना, बिकॉज यू वर नॉट रजिस्टर्ड पर्सन, यू वर नॉट रजिस्टर्ड पर्सन, सो यू हैव नॉट टेकन द आईटीसी। बराबर। अब समझो मैंने मोबाइल फोन 11 जुलाई 2022 को मैंने मोबाइल फोन्स परचेस किए थे, 10 से जियो के मोबाइल फोन्स परचेस किए थे। ठीक है, दुकान में रखने के लिए, दुकान में बेचने के लिए स्टॉक चाहिए ना, मोबाइल के दुकान में स्टॉक चाहिए, तो मैंने 10 जियो के मोबाइल फोन्स खरीद के रखे थे, लेकिन किसी ने खरीदा ही नहीं जियो के फोन्स। तो ये जब मैंने ये 10 मोबाइल फोन खरीदे थे, टेल मी, एम आई लायबल फॉर कैन आई क्लेम आईटीसी ऑन 11 जुलाई? नो मैम। नो, व्हाई नो, बिकॉज आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन, Not मैंने registered जीएसटी person. रजिस्ट्रेशन नहीं लिया था। तो 11 जुलाई को मैंने ये 10 मोबाइल फोन का आईटीसी नहीं लिया। अब ये जो 10 मोबाइल फोन है, ये आज भी मतलब क्या, 30 सितंबर 22 को ऐसे ही मेरे स्टॉक में पड़े हैं, आज भी 10 जियो के फोन ऐसे ही पड़े हैं। ठीक है, तो अब मैं 1st October से क्या हो गई, लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो उसके एक दिन पहले जो भी मेरे पास स्टॉक पड़ा रहेगा, जैसे ये 10 मोबाइल फोन पड़े हैं, तो इनका मेरे को आईटीसी मिल जाएगा। क्यों मिलेगा, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट, बिकॉज दीज 10 मोबाइल फोन्स आर गोइंग टू बी सप्लाइड आफ्टर 1st October ना। यस ये मैम। 10 मोबाइल फोन मैं 1st October के बाद बेचूंगी, बिकेंगे ना, नहीं भी बिकेंगे या फिर बिकेंगे। अब फ्यूचर में बिकेंगे या नहीं बिकेंगे वो मेरे को नहीं पता, वेदर दे विल बी सोल्ड और नॉट, दैट आई डोंट नो, बट देयर आर हाई चांसेस दैट दिस स्टॉक विल बी सोल्ड इन द फ्यूचर, एंड व्हेन इट विल बी सोल्ड इन द फ्यूचर, टैक्स विल बी लेविड। बराबर, इसके ऊपर टैक्स लगेगा, तो टैक्स लगेगा, इसलिए आई शुड बी एलिजिबल फॉर क्लेमिंग द आईटीसी। क्लियर? तो मेरे को ये 10 मोबाइल फोन्स का आईटीसी कभी मिलेगा, 30 सितंबर को मिल जाएगा। पहले ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है। यस। अब मैंने 5 सैमसंग के फोन्स खरीदे थे, कभी पता है, 1 जनवरी 2021 को, 1 जनवरी 2021 को। प्रोविजन क्या बोलता है, दैट दिस स्टॉक, द डेट lying on this stock should not be old than more than 1 year। ये 30 सितंबर को जो आपके पास स्टॉक पड़ा है ना, उसका इनवॉइस डेट 1 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मतलब अभी ये 30 सितंबर है, तो इसका 30 सितंबर तक कितना पुराना स्टॉक चलेगा,
एक साल पुराना स्टॉक चलेगा। तो एक साल मैम पीछे 1 अक्टूबर। पीछे कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 1 अक्टूबर 2021। तो जो भी स्टॉक, जो भी गुड्स आपने 1 अक्टूबर 2021 से लेके 30 सितंबर 2022 तक परचेज किया है एंड नॉट सोल्ड, you have purchased and not sold. Purchased and not sold मतलब क्या? It is lying in your stock. 1 अक्टूबर से लेके 30 सितंबर तक आपने जो भी गुड्स परचेज किया है एंड इफ इट इज लाइंग इन योर स्टॉक एज ऑन 30 सितंबर यू कैन क्लेम द आईटीसी। अब 30 सितंबर को ये सैमसंग फोन भी मेरे स्टॉक में पड़े हैं। 30 सितंबर को जब मैंने देखा स्टॉक तो उसमें ये 5 सैमसंग फोन भी पड़े हैं। ओ तो मैंने देखा ठीक है सैमसंग फोन पड़े हैं, तो ये भी जब भी मैंने खरीदा था तभी आईटीसी तो नहीं क्लेम किया था। तो मैंने मेरे सीए को बोला कि भाई साहब आप इसका 5 सैमसंग फोन का भी आईटीसी क्लेम कर लो। तो सीए ने बोला कि अरे भाई पहले तू ड्यू डेट देख, इनवॉइस डेट देख। तो इसका इनवॉइस डेट क्या है? 1 जनवरी 2021, मतलब एक साल से पुराना है। जनवरी 1 जनवरी 21, 1 अक्टूबर 21 के भी पहले आता है ना, 1 जनवरी 21। तो सीए बोलेगा ये एक साल से भी पुराना स्टॉक है तो इसका आपको आईटीसी मिलेगा नहीं। नहीं मिलेगा। अब आया समझ में? आ गया मैम। श्योर? yes, किसी को ma'am. डाउट? किसको डाउट था? मैम क्लियर मैम। शायद आदित्य को था। आदित्य समझा? यस क्लियर मैम। बराबर। ये फर्स्ट सिचुएशन है। सो व्हाट इज दिस फर्स्ट सिचुएशन? द डेट व्हेन इफ यू बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो आपको कौन से दिन का स्टॉक देखना है? एक दिन पहले का, जिस दिन आप लायबल हुए एक दिन पहले का। आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बाद में मिलेगा। ये समझ में आया? अब ये तो हो गया इनपुट्स का बात, ठीक है, ये हो गया इनपुट्स का बात। आपने दुकान कब खोला था? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को आपने मोबाइल का दुकान खोला था। 1 अप्रैल को आपने आपके मोबाइल के दुकान में एसी बिठाया था, एसी। और आपने आपके मोबाइल के दुकान में कंप्यूटर भी बिठाया था बिलिंग करने के लिए। व्हाट आर दिस एसी एंड कंप्यूटर्स? फिक्स्ड एसेट्स। कैपिटल गुड्स। What are this AC and computer? Capital goods. तो क्या आपको आईटीसी मिला रहेगा 1 अप्रैल को इस कैपिटल गुड्स पे? नो। Why no? Because you were not registered as on 1 अप्रैल। बराबर। तो क्या 30 सितंबर को ये एसी और कंप्यूटर आपके दुकान में रहेगा या आप उखाड़ के फेंक दोगे? नहीं, अभी मैं जीएसटी कर रही है, रजिस्ट्रेशन हो गया, अभी मैं उखाड़ के फेंक रहा हूँ। ऐसा तो नहीं होगा। 30 सितंबर को भी ये एसी और कंप्यूटर तो रहेगा ही, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है लेकिन आपको इन कैपिटल गुड्स का हम आईटीसी नहीं देंगे। कैपिटल गुड्स के ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। क्यों मैम? क्योंकि ये ऑलरेडी आप यूज कर रहे थे, फिर आप लायबल हो गए रजिस्ट्रेशन के लिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। 2 केसेस में आईटीसी नहीं मिलेगा, बाकी 2 केसेस में आईटीसी मिलेगा। देयर आर टोटल 4 केसेस इन दिस। क्लियर? सो अगेन वंस मोर रिवीजन। क्या मैम है? अगर वो गुड्स यूज नहीं करते तो वो कौन से एसी गुड्स? कंप्यूटर एसी वो तो कंप्यूटर यूज नहीं करते रेडी टू यूज। मतलब रखते थे सिर्फ बिजनेस, अपना यूज नहीं कर रहे उसको, तो उस पे आईटीसी मिलता था। नहीं, यहाँ पे यूज रेडी टू यूज ऐसा कुछ कंसेप्ट है ही नहीं। आपने खरीदा, आपके पास इनवॉइस आया तो यू आर एलिजिबल फॉर आईटीसी। यहाँ पे सब इनवॉइस के ऊपर चलता है। अच्छा। लेकिन अगर समझो आपने कंप्यूटर खरीदा, ठीक है, आपने बिल लिया आपके मोबाइल के दुकान पे नाम पे और उसको आपने इंस्टॉल किया आपके घर पे, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है? तो पता कैसे लगेगा? वो तो आपका जो सीए रहेगा वो संभाल लेगा। इसलिए बहुत बार आइडियली, मतलब हम लोग भी ऑफिस में जैसे अभी बहुत बड़े बड़े लोग ऐसे ही करते हैं कि ये कैपिटल गुड्स का तो नहीं पता, मतलब हमारे सर तो मोबाइल खरीदते ना, मोबाइल उसका भी आईटीसी क्लेम करते।
उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं। मतलब अगर अपने बेटे का भी मोबाइल खरीदा तो बेटे मोबाइल को बिजनेस एसेट बताते हैं। अब आईटी ऑफिसर थोड़ी आके देख रहे हैं कि भैया अपने मोबाइल यहाँ पे ऑफिस में यूज कर रहे हैं या किधर यूज कर रहे हैं, ऐसा। हाँ तो ऐसा करते हैं, पर मैंने पहले ही बोला है कि जब तक चोरी नहीं पकड़ी जाती तब तक वो चोरी नहीं होती। तो करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे लॉ सीख रहे हैं। तो लॉ क्या बोलता है कि आपको कैपिटल गुड्स का आईटीसी नहीं मिलेगा। क्लियर? ओके मैम। ये समझ में आ गया? ठीक है। यस तो ये फर्स्ट केस क्या है? दिस इज केस नंबर 1 वेर यू बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो जिस दिन आप लायबल हुए हो उसके एक दिन पहले का स्टॉक देखने का इनपुट्स रहेगा, आपको आईटीसी मिल जाएगा, कैपिटल गुड्स का आईटीसी नहीं मिलेगा। दूसरा केस आता है 18 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी where you go for voluntary registration. What do you mean by voluntary? Voluntary मतलब क्या? On their own. जब टर्नओवर एक्सीड नहीं हुआ Without अपनी the मर्जी से। मेरा limit को- टर्नओवर एक्सीड नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, बट मैं सामने से ही जाके रजिस्ट्रेशन ले रही हूँ। ठीक है। क्यों करेंगे लोग ऐसा? लोग क्यों ऐसा करेंगे? आईटीसी क्लेम करने के लिए। आईटीसी क्लेम करने के लिए। ठीक है, आईटीसी भी क्लेम करने के लिए। एंड देर आर मेनी people, there are many suppliers, or I would say there are many recipients who prefer to purchase goods from the registered persons. ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि अगर आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन रहेगा तो ही हम खरीदेंगे, नहीं तो हम नहीं खरीदेंगे। तो वो चक्कर में भी बहुत लोग रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं। ठीक है। तो ये सपोज इन दिस केस यू गो, आप सामने से गए रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, तो ये केस में क्या होगा? सपोज आपका ईयर स्टार्ट होता है, यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं 1 अप्रैल को आपका ईयर स्टार्ट हुआ। ओके, यू हैव स्टार्टेड योर बिजनेस, आपने बिजनेस चालू किया। फिर आप बिजनेस करते गए, तब आपको लगा कि अब आपको बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स मिले जो इन्होंने बोला कि अगर आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन रहेगा तो ही हम लेंगे। तो आपने क्या किया? ऑन 1 मई यू हैव अप्लाइड फॉर वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन। You applied for voluntary registration. On 1 May you applied for voluntary registration. ठीक है। अब क्या आपको 1 में कोई रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा क्या? नहीं, कुछ दिन लगेंगे। तो समझो आपको रजिस्ट्रेशन मिला 10 मई को। 10 मई को you were granted grant of registration certificate. Registration certificate. ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बिजनेस चालू किया, मेरे पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं था, तो डेफिनेटली मैंने जो भी परचेस किया था उसके ऊपर आईटीसी क्लेम नहीं किया। अब मेरे को सर्टिफिकेट कब मिला? 10 मई को। तो टेल मी, मैं कौन से दिन का स्टॉक चेक करूंगी? मैम ये वॉलंटरी है ना मैम, मतलब ही इज नॉट लायबल, बट Liable, वो yeah. सामने से जाके उसने रजिस्ट्रेशन लिया, तो वो केस में I will be check मैम for ITC. क्योंकि अभी फ्रॉम 10th May he has got the registration certificate ना, so after 10th May whatever he will do the supply that will be his taxable supply. मतलब on 10th May he will become the registered person. Yes ma'am. So even if it is not crossing the turnover limit, he can claim ITC? No. 10th May को ही वो क्या बन जाएगा? रजिस्टर्ड पर्सन बन जाएगा, बट आफ्टर 10th May he can claim ITC ना। After 10th May only he can claim ma'am, even Yes. if it is voluntary. Yes, he can claim. Okay. Once you become the registered person, you can claim ITC. It doesn't matter which type of registration you have taken. Okay. Okay. ma'am. सो 10th May को वो बन जाएगा। तो ये केस में हम क्या देखेंगे? जिस दिन मेरे को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है उसके एक दिन पहले का स्टॉक 9th May को,
10th में को सर्टिफिकेट मिला, उसके एक दिन पहले मेरे पास जो भी इनपुट्स पड़े रहेंगे जो मैंने इस पीरियड में परचेस किया है, जो भी इनपुट्स मतलब रॉ मटेरियल, WIP या फिनिश गुड्स जो भी है, उसके ऊपर आई विल गेट द ITC. ऑन कैपिटल गुड्स आई विल नॉट गेट द ITC. No, yes, no. On capital goods you will not get the ITC. Clear? What is the difference in both this point? ये ऊपर वाले में और इसमें क्या डिफरेंस है? ऊपर वाले में टर्नओवर क्रॉस हो गया था मैम, ग्रेटर देन 40 lakhs. हाँ तो मैम जब भी वो लायबल होता है उसके एक दिन पहले का एक ले दिन लेते हैं। He will पहले get that फर्स्ट answer. इन क्लॉज 8 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए व्हेन यू बिकम लायबल, सी सर्टिफिकेट दोनों में भी मिल रहा है, लेकिन फर्स्ट वाले में क्या है, व्हेन यू बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन उसके एक दिन पहले का स्टॉक. एंड 8(1)(b) में क्या है, इफ यू हैव टेकन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन देन द डेट व्हेन रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड उसके एक दिन पहले का स्टॉक. Is that clear everyone? Yes, ma'am. इनपुट्स का मिलेगा, रॉ मटेरियल का मिलेगा, WIP का मिलेगा. अब इसमें थर्ड केस आता है, दैट इज 18 सबसेक्शन 1 क्लॉज C. ओके, इफ ITC when composition scheme is opted out. Composition scheme is opted out. ठीक है, मतलब अपने कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर निकल गए. Tell me, if you are opting for composition scheme, can you take GST registration? No. No, Sorry, can you take the ITC? ITC no. नो. वाई नो? बिकॉज वो कॉम्पोजिशन स्कीम में लिखा है कि जो कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड रहेगा वो क्या नहीं कर सकता है, ITC क्लेम नहीं कर सकता है. ठीक है, फिर आप कॉम्पोजिशन स्कीम से कब बाहर निकलोगे? व्हेन यू विल गेट आउट ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम. When we breach any rule limit. Very good, very good. If you breach any condition or if you cross the turnover limit, there is a turnover limit in composition scheme 1.5 करोड़ का. ठीक है, अगर पहले तो लास्ट ईयर का चेक करने का 1.5 करोड़, देन इन करंट ईयर ऑल्सो यू हैव टू मेंटेन द लिमिट ऑफ 1.5 करोड़ और 75 lakhs. बराबर. अगर आपने वो टर्नओवर का लिमिट क्रॉस किया या फिर आपने कोई कंडीशन ब्रेक किया, व्हाट आर द कंडीशंस? दैट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर डूइंग इंटर स्टेट सप्लाई. If you are opting for composition scheme, you are not eligible for interstate supply. If you do the interstate supply, you will be thrown out of the composition scheme. Now pay attention. Suppose 1st April को आपने business start किया, you were eligible for the composition scheme. और 1st October को what happened? You are thrown out of the composition scheme. So composition scheme is opted out. ठीक है, ऑप्टेड आउट मतलब क्या, मैं निकल गई कॉम्पोजिशन से बाहर. वंस आई कम आउट ऑफ द कॉम्पोजिशन स्कीम देन आई एम एप्लीकेबल एज अ नॉर्मल स्कीम. क्या डिफरेंस होगा? जब तक मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में थी तब तक क्या हो रहा था? आई वॉज नॉट एलिजिबल फॉर क्लेमिंग ITC. आई वॉज नॉट एलिजिबल फॉर इशूइंग द टैक्स इनवॉइस, टैक्सेबल इनवॉइस. लेकिन जैसे ही 1st October को मैं नॉर्मल स्कीम में आ गई, नाउ व्हाट विल हैपन आफ्टर 1st October? व्हाट विल हैपन? नॉर्मल स्कीम. दैट मीन्स आई विल बी एलिजिबल फॉर क्लेमिंग ITC and I have to issue the taxable invoice. बराबर. So here again the day when you are opted out of composition scheme, उसके एक दिन पहले का स्टॉक देखने का. मतलब ये 1st October है तो कौन से डेट का स्टॉक देखोगे? 30 September का. ठीक है, for this period the person is paying tax as per composition scheme. Person is paying tax अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम 30 सितंबर तक. 1st October से वो क्या हो गया? नॉर्मल स्कीम में आ गया. तो एज ऑन 30 सितंबर क्या है आपके पास? जो भी इनपुट्स है दैट इज रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स. फॉर दिस यू विल गेट ITC.
नाउ इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स, इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स आपको आईटीसी मिलेगा, यू विल गेट द आईटीसी, बट कितना आईटीसी मिलेगा, जितना आपका आईटीसी है ना -5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ माइनस हो जाएगा। ओके मैम। क्यों माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे बोलते हैं कि आप इतने पीरियड के लिए यू वेर नॉट एलिजिबल ना, यू हैव यूज्ड द कैपिटल गुड्स फॉर दिस पीरियड ऑल्सो एंड यू आर अंडर अ कॉम्पोजिशन स्कीम, तो इतने पीरियड के लिए आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, बचे हुए पीरियड के लिए आपको आईटीसी मिल जाएगा। So how much ITC will be available? ITC is equal to ITC minus 5% per quarter or part thereof. Clear? ठीक है? And last एक section है 18 subsection 1 clause D, ये बोलता है ITC when exempt supply become taxable. Exempt supply become taxable. Okay, tell me, if you are doing exempt supply, then are you eligible for taking ITC? आप No. जो भी गुड्स आपने गुड्स परचेस किया, जैसे अब हमारा एग्जांपल था ना वो पेन और पेंसिल वाला, ठीक है, Yes. समझो मैंने प्लास्टिक परचेस किया है और वुड परचेस किया, चलो वुड परचेस किया और वो वुड से मैं सिर्फ पेंसिल बना रही हूँ और गवर्नमेंट ने पेंसिल को एग्जाम्प्ट रखा था, गवर्नमेंट ने पेंसिल को एग्जाम्प्ट रखा था, मैंने बिजनेस चालू किया 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल को पेंसिल वॉज एग्जाम्प्ट, ठीक है, मैंने वुड परचेस किया। On 1st October, what happens? Suddenly, government withdraws the exemption. On 1st October, government withdraws the. क्या हो रहा है? On 1st October, government ने क्या किया? Exemption withdraw कर दिया, ठीक है? Here, government has withdrawn the exemption. That means what? Now after 1st October, the sale of pencil is taxable. Sale of pencil is taxable. बराबर, तो वो केस में जिस दिन गवर्नमेंट ने एग्जाम्शन विड्रॉ किया उसके एक दिन पहले का स्टॉक देखने का, मतलब 30 सितंबर का। फॉर दिस पीरियड द पर्सन इज सप्लाइंग एग्जाम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज। एग्जाम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज, तो 30 सितंबर को चेक करने का, तो ये दिन आपका जो भी इनपुट्स रहेगा दैट इज रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स, फॉर दैट केस यू विल गेट द ITC and in case of capital goods same ITC will be equal to ITC minus 5% per quarter or part thereof. Or parts thereof. Clear all the 4 cases? Yes. चलो 4 केस किया हम लोग ने। फर्स्ट वाला केस क्या था? When person become liable for registration. सेकेंड इज वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन। बोलो मेरे साथ, फर्स्ट केस क्या है? पर्सन वेर ही बिकम liable for registration. What is second? Voluntary registration. Third, composition scheme opted out, and fourth is exempt supply become taxable. Once again, what is the first case? Person become liable for registration. Second, voluntary registration. Third, composition scheme opted out, and fourth is exempt supply become taxable. अगर फर्स्ट है liable for registration, तो कौन से दिन का स्टॉक देखोगे? 1 day before the date when he becomes liable for registration. What will happen on that day? इनपुट्स है तो इनपुट्स का आईटीसी मिल जाएगा, रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स का आईटीसी मिलेगा, कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा। वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन है तो वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन में क्या होगा? जिस दिन सर्टिफिकेट मिला है उसके एक दिन पहले, द डेट व्हेन द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज ग्रांटेड,
1 day उससे prior to एक दिन that. पहले। So in case of raw material WIP finished goods, you will get the ITC. Capital goods, you will not get the ITC. कैपिटल गुड्स का 9 मई में सिर्फ आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन 10 मई के बाद मिलेगा। हाँ, 10 मई के बाद आपने जो भी गुड्स परचेस किया है उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा, चाहे इनपुट्स हो चाहे कैपिटल गुड्स हो। ओके, ठीक है। 10 मई के बाद तो सब नॉर्मल प्रोविजन, जो भी एक रजिस्टर्ड पर्सन को अप्लाई होता है वो सारे नॉर्मल प्रोविजन। फिर 30, अगर composition scheme opted out, what will happen in that case? The day when you have opted out of the composition scheme, why you have opted out? If turnover is exceeding 1.5 crore or you are breaching any condition, then in that case, तो जिस दिन आप कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर फेंके गए हो उसके एक दिन पहले का, मतलब 30 सितंबर का, इनपुट्स रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी फिनिश गुड्स आईटीसी मिलेगा। कैपिटल गुड्स के केस में आईटीसी माइनस 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। जो भी आपका इनवॉइस डेट रहेगा ना, वहां से लेके 30 सितंबर तक 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ माइनस हो जाएगा, बचा हुआ आईटीसी आपको मिल जाएगा। एंड सेम इज द केस व्हेन एग्जाम सप्लाई बिकम टैक्सेबल। क्लियर एवरीवन? यस मैम। लिख लो नोटबुक में फटाफट। मैम ये जो कैपिटल गुड्स पे मिल रहा है वो भी 1 साल से ज्यादा ओल्ड हाँ, नहीं रहना चाहिए। नहीं, 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए स्टॉक। राइट। डन राइटिंग? मॉन्यूमेंट्स। डन मैम। हाँ, लिख रहे हो ना या Yes, नहीं लिख ma'am. रहे हो? लिख रहे हैं मैम। लिख रहे हैं मैम।
मैम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे. मैम ये जो कैपिटल गुड्स में आईटीसी है, दैट इज द आईटीसी फ्रॉम द इनपुट्स एंड रॉ मटेरियल, नो मैम? नो 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 नो, ये तो कैपिटल गुड्स का ही आईटीसी है. ओके. एक सेकेंड. मम्मी मम्मी दरवाजा बंद करना. बंद ना, दरवाजा बंद करो. वासण जळ. अरे समझो, अगर यहाँ पे मैंने ना अप्रैल है ना, एग्जाम्पल इन मई मैंने 15 मई 2022 को एसी परचेज किया. ठीक है, ऑन 15 मई 2022 को आई हैव परचेज्ड वन एसी फॉर माई शॉप. ठीक है, एसी खरीदा, डाइकन का एसी खरीदा विजय सेल से, जिसका कॉस्ट था से 10,000 रुपीज. उसके ऊपर मैंने सीजीएसटी पे किया था 900, एसजीएसटी पे किया था 900 रुपीज. टोटल कितना था? बराबर ना, 11,800 वॉज द इनवॉइस वैल्यू. ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना था? टैक्सेबल वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू कितना था? 11,800. अब 15 मई को तो मैंने आईटीसी क्लेम नहीं किया था बिकॉज इट वाज एन एग्जाम सप्लाई, तो मैंने आईटीसी क्लेम नहीं किया. अब ये एसी जो है वो कहाँ पे है? मेरे 30 सितंबर को भी वो एसी मेरे पास है अभी तक. तो क्या मेरे को इसका आईटीसी मिलेगा? इस कैपिटल गुड्स का, इस एसी का आईटीसी मिलेगा? यस मिलेगा. क्या पूरा 900 मिलेगा? द आंसर इज नो, पूरा 900 नहीं मिलेगा. कितना मिलेगा? 900. हाउ मच इज द आईटीसी? हम लोग टोटली ले लेते हैं 1,800. 1,800 माइनस 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ. तो 15 मई 2022 से लेके 30 सितंबर 2022 तक हाउ मेनी क्वार्टर्स और पार्ट देयर ऑफ? ये मई है, मतलब कौन सा आ गया? ये अप्रैल मई जून वाला आ गया. एक क्वार्टर, 4 क्वार्टर हो गए. क्वार्टर हुए. जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये दूसरा क्वार्टर. दो ही क्वार्टर हुए. हाँ 2 quarters. 2 quarters. So 5% into 2 मतलब 1800 माइनस कितना? 10%. तो 1800 का 10% कितना आता है? 180. 180. तो 1800 माइनस 180 कितना आएगा? 1620. कितना? या 1620. 1620. तो आपको कितने का आईटीसी मिलेगा? सिर्फ 1620 का ही आईटीसी मिलेगा. क्लियर? Yes. या मैम. लेकिन जो इनपुट्स रहेंगे, अगर रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी फिनिश गुड्स है, उसका आपको पूरा आईटीसी मिलेगा. कैपिटल गुड्स के केस में 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ माइनस होगा.
डन एवरीवन राइटिंग? ठीक है, Yes, ma'am. यस मैम। चलो मतलब यहाँ पे अगर मेरे को शॉर्ट में लिखना है, अगर रिवीजन नोट्स में अगर तुम्हें चाहिए तो तुम लिख सकते हो कि टोटल 4 केस है। केस नंबर 1, केस नंबर 2। पहला केस क्या है? लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और दूसरा केस क्या है? वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन, बराबर। ये दोनों भी केस में क्या होगा? ये दोनों भी केस में रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स का ITC आपको मिल जाएगा, कैपिटल गुड्स का ITC नहीं मिलेगा। और डेट तो आप याद रख सकते हो, लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन में जिस दिन लायबल हुए उसके एक दिन पहले, वॉलेंटरी के अंदर जिस दिन सर्टिफिकेट मिला है उसके एक दिन पहले। और थर्ड केस और फोर्थ केस क्या है? थर्ड क्या है? आप कंपोजिशन स्कीम से नॉर्मल स्कीम में आ रहे हो, ठीक है। और दूसरा है एग्जाम सप्लाई से टैक्सेबल सप्लाई में आ रहे हो। ये दोनों भी केस में क्या हो जाएगा? आपको रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स का ITC मिलेगा, कैपिटल गुड्स का आपको ITC मिलेगा, बट कितना मिलेगा? ITC विल बी इक्वल टू ITC माइनस 5% पर क्वार्टर और पार्ट thereof। याद रख सकते हो इतना? यस। नाउ अगर ये दोनों चीज उल्टा हो गया, ठीक है, उल्टा हो गया मतलब क्या? ये लिटरल है, मैं मेरे रिवीजन नोट्स पे तो लिखती हूँ ऐसे। अगर समझो ये दोनों सिचुएशन उल्टा हो गया, दैट मीन्स व्हाट? फ्रॉम नॉर्मल स्कीम यू मूव टू कॉम्पोजिशन स्कीम। From normal scheme you move to composition scheme, ठीक है, normal to composition। That means now when you were under a normal scheme, यार when you were under normal scheme you were claiming the ITC, now you have taken composition scheme, now will you be eligible for ITC? पहले आप नॉर्मल स्कीम में थे तो आप ITC ले रहे थे, लेकिन अभी आप कॉम्पोजिशन स्कीम में चले गए तो क्या आपको ITC मिलेगा क्या? द आंसर इज ITC नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर सेकेंड चीज, पहले आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे थे, नाउ यू हैव मूव्ड ऑन टू एग्जाम सप्लाई, विल यू बी एलिजिबल फॉर ITC? द आंसर इज नो। लेकिन तो फिर जो आपने ITC क्लेम कर लिया उसका क्या होगा? तो ITC रिवर्सल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ITC रिवर्सल हो जाएगा। तो जितना भी आपके इनपुट्स है, जो भी आपका इनपुट्स है उसके ऊपर तो आपने ITC ले लिया, वो भी आपका जितना भी टैक्स है वो रिवर्स है। ITC रिवर्सल मीन्स व्हाट? 180 लायबिलिटी में ऐड होगा। 180 डेज वाला नहीं, ITC रिवर्सल मतलब क्या? मेरे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो भी ITC है वो क्या हो जाएगा? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा, इनपुट्स जो है वो ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर कैपिटल गुड्स है तो वो केस में ITC रिवर्सल कैसे कैलकुलेट करेंगे? ITC रिवर्सल इज इक्वल टू ITC availed into remaining useful upon 60 months। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ अपॉन 60 मंथ्स। GST में हम अज्यूम करते हैं कि हर एसेट का यूजफुल लाइफ कितना होता है? टोटल 60 मंथ्स होता है, ठीक है। हर एसेट का यूजफुल लाइफ कितना होता है? 60 मंथ्स होता है। अब समझो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं इसका, वी टेक वन एग्जाम्पल। सपोज ऑन से I have started my business on 1st April 2019, ठीक है। I have started my business on 1st April 2019। मैंने बिजनेस चालू किया था, इस दिन पे मैंने कैपिटल गुड्स खरीदे थे, मैंने GST रजिस्ट्रेशन भी ले लिया था इस दिन पे, नॉर्मल स्कीम वाला, ठीक है। I was paying tax under a normal scheme
ओके, एंड आई हैव परचेज कैपिटल गुड्स, मैंने कैपिटल गुड्स खरीद लिया था, एसी परचेस किया था मैंने, सेम एग्जांपल, कॉस्ट वाज हाउ मच 10,000, CGST was how much 900 rupees, SGST was how much 900 rupees, total was 11,800। ठीक है, मैंने 1 अप्रैल 2019 को परचेस किया था। अब आज क्या है, अब हम लोग लेते हैं 25 फरवरी, समझो 25 फरवरी 2022, 25 February 2022, I take registration for composition scheme. I take registration for composition scheme. तो ये केस में क्या होगा, अगर मैं कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन लेती हूँ, मतलब यहां से लेके यहां तक आई वॉज एलिजिबल फॉर आईटीसी, क्योंकि मैं टैक्सेबल सप्लाई कर नॉर्मल स्कीम में थी। अब 25 फरवरी से मैं किस में आ गई, कॉम्पोजिशन में आ गई, मतलब 25 फरवरी के बाद आई एम नॉट एलिजिबल फॉर द आईटीसी। लेकिन मैं ये कैपिटल गुड्स का तो फायदा उठाऊंगी, बिकॉज दिस कैपिटल गुड्स इज स्प्रेड ओवर हाउ मेनी मंथ्स, 60 मंथ्स। तो वो केस में क्या हो जाएगा, ये 25 फरवरी को क्या हो जाएगा, आईटीसी रिवर्सल हो जाएगा, कैपिटल गुड्स का आईटीसी रिवर्सल होगा। कैसे होगा कैपिटल गुड्स का आईटीसी, तो आईटीसी अवेल्ड, आईटीसी रिवर्सल विल बी इक्वल टू आईटीसी अवेल्ड इनटू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ अपॉन 60 मंथ्स। नाउ टेल मी, मैंने कितना आईटीसी क्लेम किया रहेगा पहले, 1800 का 10, 1800, क्योंकि मेरे पास तभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन था ना, नॉर्मल स्कीम में थी मैं, तो मैंने आईटीसी क्लेम किया था। हम लोग लेते हैं 1800 का मैंने आईटीसी क्लेम किया था। अब उसका कितना रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बाकी है, मतलब 25 फरवरी के बाद कितना लाइफ बाकी है, टोटल लाइफ इज 60 मंथ्स, इट्स टोटल लाइफ इज हाउ मच 60 मंथ्स। तो 60 मंथ्स में से उसका कितना लाइफ बाकी है, तो चेक करो कितना लाइफ चला गया। तो 1 अप्रैल 2019 से लेके 25 फरवरी 2022 तक हाउ मेनी मंथ्स, नाउ हियर देयर आर नो क्वार्टर्स, हियर देयर आर मंथ्स, यहाँ पे मंथ्स का कैलकुलेशन है। चेक करो कितना मंथ्स आता है, 9 months and 25 days, 9 मंथ्स, मतलब अप्रैल से लेके अप्रैल जनवरी तक। 2019 है, 19, 12, अच्छा हाँ 19 है, 19, तो अप्रैल 2019 19 20 के 20 12 महीने, फिर 2021 के 12 महीने, 12 महीने। और 2022 के कितने मंथ्स, अप्रैल मई जून Nine. जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, मतलब 9 10 कंप्लीट मंथ्स। Yes. ठीक है, देखो 1920 के 12 मंथ्स, फिर 2021 के 12 मंथ्स, और 2022 के 21-22 के कितने 10 months, 10 मंथ्स एंड 10 मंथ्स एंड 25 डेज, मतलब इसको भी मैं पूरा एक मंथ ही काउंट करूंगी, मतलब टोटल कितने मंथ्स हो गए, मैं इसको बोलूंगी 11, दिस इज एज गुड एज 11 मंथ्स। तो टोटल करो कितना हुआ, 12 प्लस 11 कितने हो गए, 35 मंथ्स। सो 35 मंथ्स हैव गॉन, 35 months have gone. So how many remaining? 60 minus 35. 35, 60 minus 35 कितने मंथ्स हो गए, 25 मंथ्स हो गए। तो 1800 इंटू 25 डिवाइड बाय 60, तो 1800 इंटू 25 डिवाइड बाय 60 कितना आता है, 750। ये 750 का क्या होगा, 1800 का तो मैंने कब का क्रेडिट ले लिया है, 2019 में ही क्रेडिट ले लिया है, लेकिन ये 750 क्या हो जाएगा, आईटीसी रिवर्सल हो जाएगा।
क्यों आईटीसी रिवर्सल हो जाएगा? क्योंकि रिमेनिंग लाइफ के लिए, रिमेनिंग मंथ्स के लिए आई एम अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, आई एम नॉट एलिजिबल फॉर आईटीसी, तो रिमेनिंग मंथ्स का आईटीसी रिवर्सल हो जाएगा। रिवर्सल मीन्स व्हाट? इट विल बी एडेड टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. यस, Yes. इजी है। तो क्या याद रखने का है? ये दो केस, अगर ये दो सिचुएशन उल्टा हो गया, मतलब नॉर्मल से कंपोजिशन में आ गए या टैक्सेबल से एग्जाम्प्ट में आ गए, तो वो केस में आईटीसी रिवर्स हो जाएगा, इनपुट्स का फुल आईटीसी रिवर्स होगा। कैपिटल गुड्स के केस में आईटीसी रिवर्सल विल बी इक्वल टू आईटीसी अवेल्ड इनटू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ अपॉन 60 मंथ्स। ठीक है, चलो लिख लो फटाफट इतना। Ma'am, this will come under that composition, normal to composition, no, ma'am? नॉर्मल टू Composition. नो नो, हाँ दिस विल नॉर्मल टू कंपोजिशन, ये वाला। डन राइटिंग? No, ma'am. No, ma'am, writing.
Yes, ma'am. डन मैम। ओके तो ये 4 चीजें थी, ये चारों चीज हमने कवर कर ली। स्विचिंग फ्रॉम कॉम्पोजिशन, एग्जाम सप्लाई बिकमिंग टैक्सेबल, लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन। कौन से दिन का स्टॉक देखोगे? डे इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सप्लाई बिकम्स टैक्सेबल एंड द डे इमीडिएटली फॉलोइंग द डे व्हेन ही बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। चारों में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इनवॉइस है वो क्या होना चाहिए? 1 साल पुराना होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं हम इंपॉर्टेंट प्रोविजन पे। दिस इज द न्यू अमेंडमेंट which is there in the provision. See now, first understand the mechanism of ITC. ठीक है, पहले ITC का मैकेनिज्म समझो क्या होता है। एक होता है सप्लायर, एक होता है रेसिपिएंट। ठीक है, सप्लायर सेल करेगा, रेसिपिएंट क्या करता है? परचेस करता है। ठीक है, जब सप्लायर है ना, सप्लायर सेल करता है, दैट टाइम while doing sale he has to file GSTR 3B and GSTR 1। ठीक है, क्या फाइल करता है वो? GSTR 1 एंड GSTR 3B। GSTR 3B में क्या फाइल करेगा वो? अपना सेल्स का डिटेल्स वगैरह डालेगा, और GSTR 1 में वो अपने इनवॉइसेस का डिटेल्स डालता है। कौन सा बिल नंबर है, क्या क्या बिल नंबर है, वो सारे डिटेल्स उसके अंदर डालता है। 1 और 3B मैच होना चाहिए। 3B के अंदर वो सेल्स और परचेस दोनों का डिटेल्स डालता है, सेल्स एंड परचेस। 1 के अंदर सिर्फ सेल्स का डिटेल्स होता है। अब सप्लायर के लिए सेल, तो रेसिपिएंट के लिए वो क्या बन जाता है? परचेस। ठीक है, एक जन का सेल तो दूसरे जन का परचेस, बराबर। तो जब सप्लायर फाइल करता है GSTR 1 कि मैंने सो एंड सो पर्सन को सेल किया है, रजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया है, सेम चीज रिफ्लेक्ट होता है रेसिपिएंट के GSTR 2A में। किसमें रिफ्लेक्ट होता है? GSTR 2A में। समझा? सप्लायर जो सेल करता है ना, वो रिफ्लेक्ट होता है रेसिपिएंट के GSTR 2A में। रेसिपिएंट को कुछ अपलोड नहीं करना पड़ता है, उसने किसके किसके पास से परचेस किया, डायरेक्टली उसका एक GSTR 2A करके रिटर्न आता है, जो ऑटो पॉपुलेटेड होता है। ऑटो पॉपुलेटेड मतलब सिस्टम के अंदर ही, GST सिस्टम के अंदर ही मेरे नाम पे रेसिपिएंट के GSTN नंबर पे किसने किसने सेल किया है, मतलब ये रेसिपिएंट ने किसके किसके पास से क्या क्या परचेस किया है, वो सब ये GSTR 2A के अंदर ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। तो ये जो इनवॉइसेस दिखते हैं, इसका वो क्या क्लेम करता है? ITC क्लेम करता है। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब समझो, हम लोग ज्यादा कंफ्यूजन ना क्रिएट करने के लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं। एक ही सप्लायर है एंड एक ही रेसिपिएंट है। देयर इज ओनली वन सप्लायर, देयर इज ओनली वन रेसिपिएंट। सप्लायर इज सप्लाइंग गुड्स। समझो सप्लायर ने सेल किया है दैट उसके ऊपर सपोज सेल किया है जहां पे वैल्यू ऑफ सप्लाई है से 1 लाख रुपीज। कितने का है? 1 लाख रुपीज का। तो उसके ऊपर GST, अब हम बाइफर्केशन नहीं रखते GST का, समझो GST आ गया 18,000, बराबर। तो ये वो चीज किस में अपलोड करेगा? GSTR 1 में अपलोड कर देगा कि सप्लायर ने कितना GST कलेक्ट किया है, 18,000 का GST कलेक्ट किया है इस रेसिपिएंट के पास से। तो रेसिपिएंट के लॉगिन आईडी के अंदर GSTR 2A में दिख जाएगा कि रेसिपिएंट ने परचेस किया है। कितने का परचेस किया है? वैल्यू ऑफ सप्लाई 1 लाख का एंड GST 18,000, बराबर।
तो ये यहाँ पे जब अपना 3B फाइल करेगा तो वो 18,000 गवर्नमेंट को पे कर देगा और रेसिपिएंट इस 18,000 का आईटीसी क्लेम कर लेगा। बराबर, ये मैच हो गया। दिस शुड ऑलवेज मैच, आइडियली दिस शुड ऑलवेज मैच। लेकिन समझो ऐसा हुआ कि सप्लायर ने बताया 18,000, सप्लायर ने सेल कितने का किया, 18,000 का सेल किया, मतलब जीएसटी 18,000 किया। लेकिन जीएसटीआर 1 के अंदर जब इनवॉइस अपलोड करने का बात आया तब उसने जीएसटीआर 1 में ना सिर्फ 10,000 का ही बताया इनवॉइस। 10,000 क्या जीएसटी अमाउंट सिर्फ 10,000 का ही बताया। एक्चुअल इनवॉइस कितने के थे, 18,000 के, ठीक है। लेकिन जीएसटीआर 1 में अपलोड कितने का किया, 10,000 का किया। तो टेल मी, अब रेसिपिएंट के 2A में कितना दिखेगा, अब रेसिपिएंट के 2A में कितना दिखेगा, सिर्फ 10,000 ही दिखेगा। रेसिपिएंट के 2A में कितना दिखेगा, सिर्फ 10,000 ही दिखेगा। जबकि रेसिपिएंट ने पे कितना किया है, एक्चुअली पे कितना किया है, टैक्स 18,000, बट इनवॉइसेस कितने के अपलोड हुए हैं, सिर्फ 10,000 के। सो देयर इज अ मिसमैच ओवर हियर, there is a mismatch over here. So I can say that out of the total invoices, what is the total invoices, 18,000, कितने का इनवॉइस फर्निश हुआ, 10,000 का, और कितने का फर्निश नहीं हुआ, कितने का इनवॉइस नॉट फर्निश्ड, 8,000 इज नॉट फर्निश्ड, 8,000 का इनवॉइस फर्निश नहीं हुआ। तो ये केस में गवर्नमेंट बोलता है कि आप कितने का आईटीसी ले सकते हो, मतलब रेसिपिएंट कितने का आईटीसी ले सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने के बिल्स फर्निश्ड हुए हैं, कितने के फर्निश्ड हुए हैं बिल्स, 10,000 के फर्निश्ड हुए हैं, मतलब 10,000 का वो फुल आईटीसी क्लेम कर सकता है। एंड विथ रिस्पेक्ट टू bills which are not furnished, with respect to bills which are not furnished, कितने के बिल्स फर्निश नहीं हुए हैं, 8,000 के बिल्स फर्निश नहीं हुए, तो इसके लिए वो कितना आईटीसी ले सकता है, 5% of the furnished invoices, 5% of the furnished invoices। तो कितने के फर्निश हुए, 10,000 के, तो 5% ऑफ 10,000 कितना आता है, 10,000 का 5%, 500। So out of this 800 he can claim ITC of only 500 rupees, मतलब टोटल आईटीसी वो कितने का ले सकता है, 10,500 का। वापस एक बार समझ लो, आइडियली क्या होता है, सप्लायर का सेल तो रेसिपिएंट के लिए वो परचेस बन जाता है। तो सप्लायर जो इनवॉइस भेजेगा वो रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट होता है। जब सप्लायर जीएसटीआर 1 फाइल करता है ना, ये 1 रेसिपिएंट के 2A में रिफ्लेक्ट होता है और वो उतने का ही आईटीसी ले सकता है, 2A से ज्यादा का नहीं ले सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला, समझो इसने एक्चुअल किया था 18,000 का, 18,000 का, बट फर्निश किया है सिर्फ 10,000, राइट। तो अनफर्निश कितना है, 8,000 इज नॉट फर्निश। तो रेसिपिएंट कितने का क्लेम कर सकता है, फुल फर्निश जितने भी है उसका फुल आईटीसी क्लेम कर सकता है, और जितना नॉट फर्निश्ड है तो उसके लिए उसमें से ही कैन क्लेम 5% ऑफ द फर्निश्ड इनवॉइसेस। क्लियर, मतलब in short I can say maximum how much ITC he can claim, 105% of the furnished invoices। in short अगर मेरे को बोलना हो, ये 10,000 का 105% निकालो, 10,000 into 105%, 10,500 आया, Yes, ma'am. correct। So in short, maximum how much ITC he can claim, maximum 105% of the furnished invoices।
इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. यस, रीड करें एक बार। देखो इसमें ना एग्जाम्पल दिया है, ये अच्छे से समझेगा। नाउ सी, ITC एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मतलब एक्चुअल में कितना ITC क्लेम किया था? 10 लाख का। लेकिन GSTR 1 में कितना दिखाया सप्लायर ने? ओनली 6 लाख रुपीस। कितना दिखाया उसने GSTR 1 में? ओनली 6 लाख रुपीस। अब वो कितना ITC क्लेम कर सकता है? मैक्सिमम ITC कितना क्लेम कर सकता है? तो 6 लाख का 105% निकालो। यहाँ पे एक्चुअली 10% है, दिस इज नॉट 10%, दिस इज गोइंग टू बी 5%। वहां पे ना प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया 10% पे, क्योंकि पहले 10 था ना, अभी 5% हुआ है। नए अमेंडमेंट से ये जून अटेम्प्ट से इट इज 5%, लास्ट ईयर तक ये 10% था। ठीक है, तो देखो ITC एज पर बुक्स में कितना ITC दिख रहा है? 10 लाख। और GSTR 1 में कितना अपलोड हुआ है? 6 लाख रुपीस। तो मैक्सिमम ITC कितना ले सकता है वो? जितना GSTR 1 में दिख रहा है, उसका 105%। तो करो 6 लाख का 105%, जितना GSTR 1 में दिख रहा है उसका 105%। तो 6 लाख इंटू 105% कितना आता है? कितना आता है? 6,30,000। तो मैक्सिमम हाउ मच ITC ही कैन क्लेम? 6,30,000। सो आउट ऑफ 10 lakhs टोटल ITC कितना है? 10 lakhs। आउट ऑफ 10 lakhs हाउ मच ही कैन क्लेम? 6,30,000। तो बैलेंस जो है वो कब क्लेम करेगा? नेक्स्ट टाइम, जब वो सप्लायर बाकी के इनवॉइसेस अपलोड कर देगा तो फिर वो बाकी का ITC क्लेम कर सकता है। मतलब 10 लाख माइनस 6,30,000 दैट कम्स टू 3,70,000 बैलेंस क्रेडिट है जो वो बाद में क्लेम करेगा। इज दैट क्लियर? यस। चलो नेक्स्ट देखो, ITC एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना है ITC? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 31 लाख। और GSTR 1 में कितना दिखाया है? 30 लाख। तो तुम मैक्सिमम कितना क्लेम कर सकते हो? 30 लाख का 105%। करो जरा 30 लाख का 105%। 31,50,000। अरे बाप रे, ये तो मेरे बुक से ज्यादा गया, 31,50,000। लेकिन मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना है? बुक्स में तो कितना है? सिर्फ 31 लाख। तो ये केस में मैं कितना क्लेम कर सकती हूँ? इन दोनों में से विचएवर इज लोअर। तो कौन सा क्लेम करूंगी मैं? 31 लाख। अंडरस्टूड द पॉइंट? यस। यस, यही था इसमें कैलकुलेशन। यहाँ पे भी 10 नहीं है, दिस इज गोइंग टू बी 5%। ठीक है, नेक्स्ट है गुड्स सेंड टू जॉब वर्कर। अब यहाँ पे देखो, एक होता है जॉब वर्कर, एक होता है प्रिंसिपल। जॉब वर्कर मतलब क्या? एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको ना
एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग मार्कर, ठीक है, आप मार्कर मैन्युफैक्चर करते हो। अब उस मार्कर को मैन्युफैक्चर करने के बाद ना उसके ऊपर का जो प्लास्टिक कवर होता है ना, प्लास्टिक कवर, मार्कर्स पता है ना, मार्कर प्लास्टिक कवर के अंदर आते हैं, मतलब सील्ड आते हैं। तो वो जो सील वाला पैकिंग है ना, वो आपको आउटसोर्स करना है, वो आपको किसी और से करवाना है, ठीक है। तो आप किसी और को अपॉइंट करते हो आपका काम करने के लिए, ये मैंने हिंदी में बोला, आप किसी और को अपॉइंट करते हो आपका काम करने के लिए। यू अपॉइंट समवन एल्स टू डू योर जॉब, ही बिकम्स योर जॉब वर्कर, ठीक है। सो आप क्या करोगे, आप उस पर्सन को, सपोज यू आर Mr. A. Now Mr. A has appointed Mr. Z. मिस्टर ए क्या बोलेगा मिस्टर जेड को कि मैं तेरे को प्लास्टिक सप्लाई करेगा, मैं तेरे को प्रिंट आउट सप्लाई करेगा, सब सप्लाई करेगा, तेरे को सिर्फ प्रॉपर पैकिंग का जॉब करने का है, तेरे को सिर्फ प्रॉपर पैकिंग का जॉब करने का है। तो मिस्टर जेड कौन हो गया यहाँ पे, जॉब वर्कर। मिस्टर जेड कौन हो गया यहाँ पे, जॉब वर्कर। और मिस्टर ए कौन हो गया, प्रिंसिपल। Who is Mr. A? Mr. A is principal. Okay. So who is a job worker? Job worker is a person who does any treatment or process on goods which are belonging to any other registered person. Who is a job worker? Who is doing the treatment? ये job worker क्या करने वाला है, हमारे मार्कर पे ट्रीटमेंट करने वाला है, प्रोसेस करने वाला है। एंड ये मार्कर किसको बिलोंग करता है, मिस्टर ए को बिलोंग करता है। ये पॉइंट समझ में आया? Yes. So the job worker is a person who does the job, and who is the principal, जिसके who is the owner of the goods. Principal is the actual owner of the goods. ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, many times this Mr. A will supply inputs or capital goods to job worker, कैपिटल गुड्स टू जॉब वर्कर। अब मिस्टर ए मिस्टर जेड को बोलेगा कि तेरे को मार्कर के ऊपर ना प्लास्टिक से पैकिंग करके देने का है, सील लगा के देने का है। मिस्टर जेड बोलेगा ठीक है, लेकिन मिस्टर जेड बोलेगा लेकिन मेरे पास ना ये मार्कर का सील लगाने का मशीन नहीं है। तो प्रिंसिपल बोलेगा ठीक है, तू टेंशन मत ले, तेरे को मशीनरी मैं ला के देता हूँ, ठीक है, मशीनरी मैं ला के देता हूँ, या फिर मेरे पास जो मशीनरी है वो मैं तेरे पास भेज देता हूँ। फिर मिस्टर जेड बोलेगा ठीक है, मशीनरी आ जाएगा, मेरे पास प्लास्टिक भी नहीं है। तो मिस्टर ए बोलेगा ठीक है, तू उसका टेंशन मत ले, मैं प्लास्टिक मंगाने वाला हूँ मिस्टर एक्स के पास से। मिस्टर एक्स है ना, तो मिस्टर एक्स के पास से आई एम गोइंग टू ऑर्डर द प्लास्टिक। इंस्टेड ऑफ मी रिसीविंग द प्लास्टिक आई विल टेल मिस्टर एक्स टू सेंड प्लास्टिक टू यू। सिचुएशन समझ में आया? क्या हो रहा है यहाँ पे, मिस्टर जेड जो है वो जॉब वर्कर है। मिस्टर जेड बोल रहा है कि मेरे को मतलब मार्कर पे प्लास्टिक वगैरह लगाने का काम है। तो मिस्टर जेड बोलता है मेरे पास मशीनरी नहीं है। तो मिस्टर ए बोलता है ठीक है, मेरे फैक्ट्री पे यहाँ पे मशीनरी पड़ा है, मैं मेरा मशीनरी तेरे को भेज देता हूँ। ये पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट, जेड बोलता है ठीक है मशीनरी आ जाएगा, मेरे पास प्लास्टिक नहीं है। तो मिस्टर ए बोलता है ठीक है, उसका भी तू टेंशन मत ले, मैं वैसे भी मिस्टर एक्स के पास से खरीदने वाला था और वो मेरे यहाँ पे वेयर हाउस पे भेजने वाला था। मैं मिस्टर एक्स को बोलता हूँ वो प्लास्टिक वो सीधा तेरे गोडाउन पे भेज देगा और तू काम चालू कर दे। अंडरस्टूड द सिचुएशन? नाउ टेल मी, ऑन दिस प्लास्टिक, on this capital goods, who will claim the ITC? Principal और job worker? ये जो प्लास्टिक किसके पास गया, मिस्टर जेड के पास गया। प्रिंसिपल कैपिटल गुड्स किसके पास गया, मिस्टर जेड के पास गया। इसके ऊपर आईटीसी कौन क्लेम करेगा? प्रिंसिपल। Yes, ITC will be claimed by whom? ITC will be claimed by the principal, because principal ने ये tell me temporary transfer हुआ है या permanent transfer हुआ है? क्या मतलब कैपिटल एग्जैक्टली? गुड्स टेम्पररी ट्रांसफर हुए या परमानेंट ट्रांसफर हुए?
टेम्पररी ट्रांसफर, ठीक है, मतलब ये सिर्फ ये पर्टिकुलर जॉब के लिए Job के मशीनरी लिए। ट्रांसफर हुआ है, बराबर। और ये जो इनपुट भी है, ये जो मटेरियल मिस्टर जेड के पास जाएगा, मिस्टर जेड के पास ये रॉ मटेरियल जाएगा, फिर ये जो रॉ मटेरियल है इसका बिल कौन पे करेगा? मिस्टर ए पे करेगा या मिस्टर जेड पे करेगा? प्रिंसिपल पे करेगा। प्रिंसिपल पे करेगा। सो एवरीथिंग बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल, एवरीथिंग बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल, राइट। तो ये केस में हियर प्रिंसिपल विल क्लेम, ही इज एलिजिबल टू क्लेम आईटीसी ऑन इनपुट्स एंड ऑन कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो इसके ऊपर कौन आईटीसी क्लेम करेगा? प्रिंसिपल ही क्लेम करेगा। लेकिन इसमें और एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? ये जो गुड्स है ना, ये जो कैपिटल गुड्स या इनपुट्स जो जॉब वर्कर के पास गए हैं, वो विद इन द टाइम लिमिट प्रिंसिपल को जॉब वर्कर के पास से वापस लेना है, प्रिंसिपल को जॉब वर्कर के पास से वापस लेना है। ये कैपिटल गुड्स एंड ये अगर प्लास्टिक बच गया तो वो प्लास्टिक उसको वापस लेना है, और ये कैपिटल गुड्स भी उसको वापस लेना है विद इन द टाइम लिमिट। व्हाट इज द टाइम लिमिट? अगर आप नॉर्मल गुड्स बेचते हो तो 1 ईयर, एंड अगर आपने कैपिटल गुड्स भेजा है तो 3 ईयर्स। नॉर्मल गुड्स बेचते हो तो 1 ईयर, एंड कैपिटल गुड्स भेजा है तो कितना साल? 3 साल। तो आपको 1 साल या 3 साल के अंदर, अगर नॉर्मल गुड्स है तो 1 साल के अंदर, कैपिटल गुड्स है तो 3 साल के अंदर आपको जॉब वर्कर के पास से वापस लेने हैं। अगर आपने वापस नहीं लिया, if you have not taken it back, then it will be deemed that you have supplied the capital goods. अगर आपने वापस नहीं लिया तो ऐसा माना जाएगा कि आपने वो इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स जॉब वर्कर को बेच दिया, एंड अगर बेच दिया तो पहले जो आईटीसी आपने क्लेम किया था वो रिवर्स हो जाएगा। अंडरस्टूड फुल प्रोसेस? यस, ठीक है। तो या तो आपको मिस्टर जेड के पास से वापस लेना है, या फिर वो अभी जब हमने इसको मिस्टर जेड को क्या भेजा था? मार्कर भेजा था ना, उसके ऊपर प्लास्टिक से पैकिंग करवाने के लिए। तो मुझे वो मार्कर्स, मुझे मतलब मिस्टर ए को वो मार्कर्स वापस लेना होगा, या फिर वो मार्कर्स जेड के पास से ही किसी और को सेल करवा देना होगा, ठीक है। जेड के पास से किसी और को सेल करवा देना होगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया विद इन द टाइम पीरियड, देन इट विल बी डीम दैट आई हैव सोल्ड दोज मार्कर्स टू मिस्टर जेड एंड आईटीसी क्लेम्ड अर्लियर विल बी रिवर्स्ड। अब पढ़े एक बार। See, job worker means any treatment or process which is undertaken by the person on goods which are belonging to another registered person. The person who undertakes the job or treatment of process for another person is called as what? Job worker. Owner of the goods को क्या बोलेंगे हम लोग? Principal. Inputs and capital goods which are sent to the job worker on that principle, they can avail the ITC on the same. जो भी inputs and capital goods है उसके ऊपर कौन ITC क्लेम करेगा? प्रिंसिपल क्लेम करेगा। Okay, now the goods can be sent directly from the job worker's place without bringing them to the premises of the principal. अब अगर मेरे को मार्कर बेचना है, मिस्टर ए को अगर मार्कर सेल करना है तो वो जेड के पास से डायरेक्ट सेल कर देगा, ठीक है, जेड के पास से डायरेक्ट सेल कर देगा। या फिर इनपुट्स शुड बी ब्रॉट बैक to the principal place or alternatively sold directly from the job worker's premises on behalf of the principal. What is the time limit? 1 year in case of normal goods, 3 years in case of capital goods. ठीक है। अगर वो नहीं ला पाया, where the same are not sold or brought back within the stipulated time, the supply between principal and job worker will be treated as deemed supply and tax is payable thereon by the principal. अगर वो नहीं वापस लाया तो उसको क्या हम लोग मानेंगे? डीम सप्लाई मानेंगे, एंड उसके ऊपर का टैक्स किसको पे करना पड़ेगा? प्रिंसिपल को पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो मोल्ड्स, डाइज,
मोल्ड्स होता है ना, मतलब अलग अलग शेप का, कोई पर्टिकुलर शेप का मोल्ड होता है, अगर वो भेजा, डाइज भेजे, डाइज मतलब अलग अलग कलर्स भेजे, जिग्स फिक्सचर्स अगर कुछ भेजा या टूल्स भेजा है जॉब वर्कर ने, तो वो केस में ये 3 साल का लिमिट काम नहीं आएगा। ठीक है, वो केस में आप 3 साल का लिमिट नहीं देखोगे, वो कभी भी वापस आ सकता है, उसके लिए 3 साल का लिमिट नहीं है। ओके, नेक्स्ट, ये सब जो रिकॉर्ड्स है, कितना गुड्स भेजा, कितना कैपिटल गुड्स भेजा, कितना इनपुट्स भेजा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग ऑल दिस रिकॉर्ड्स? द प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज हु इज द ओनर? प्रिंसिपल इज द ओनर, सो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग ऑल द रिकॉर्ड्स? प्रिंसिपल विल बी रिस्पॉन्सिबल। क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. यस। चलो एक बार फटाफट देख लेते हैं हमने क्या क्या कवर कर लिया। Okay, so we have seen what is the definition, input क्या क्या है, कैपिटल गुड्स क्या है, डेफिनेशन देख लिया, फिर ये पूरा चार्ट हमने देख लिया, अलग अलग कंडीशंस, रेस्ट्रिक्शंस। नेक्स्ट इज इन रिलेशन हियर, ये आईटीसी वगैरह देख लिया हम लोग ने, टाइम लिमिट देख लिया, इनवॉइस का अपॉर्शनमेंट देख लिया, मिस्टर इनपुट ऑफ एक्स इज यूज्ड, ये भी देख लिया, बिजनेस का मतलब भी ठीक है, ब्लॉक क्रेडिट भी देख लिया। ये एग्जाम्पल देखते हैं, AB and company, a caterer of Amritsar, has been awarded a contract for catering in a marriage to be held at Ludhiana. The firm has given the contract of supply of snacks to be served in the marriage to CD and Sons, a local caterer of Ludhiana. ITC, किसको ITC मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा? AB एंड कंपनी जो है ना, उसको केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ठीक है, उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है केटरिंग का, शादी में खाना भेजने का। तो AB ने ये सब कॉन्ट्रैक्ट दिया है किसको? CD एंड कंपनी को, कि शादी में जो भी क्या सॉफ्ट ड्रिंक्स लगेंगे, स्नैक्स लगेंगे, वो कौन देगा? CD एंड कंपनी देगा। नाउ टेल मी वेदर AB एंड कंपनी विल बी एलिजिबल फॉर ITC? Yes. Yes, he will take the ITC. ITC on outdoor catering for team development. ठीक है, मैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया, ब्लॉक क्रेडिट का ये समराइजेशन चार्ट दिया है, ये तुम पढ़ सकते हो। फ्री सैंपल्स, बाय 1 गेट 1 फ्री, ठीक है, पढ़ सकते हो। हाँ, ये एक है। दूसरा एक है, नाउ फर्दर क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द ITC। अब समझो अलग अलग ये है, अलग अलग यूनिट्स है ITC के, ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, डीमर्जर वाला भी कह सकते हैं, अमलगमेशन, डीमर्जर सब ले लेते हैं। चलो समझो एक कंपनी है A लिमिटेड, दूसरा एक कंपनी है B लिमिटेड। ठीक है, अब A लिमिटेड ना क्या हो गया? मर्ज हो गया B लिमिटेड के साथ। A लिमिटेड मर्ज हो गया B लिमिटेड के साथ। नाउ A लिमिटेड वाज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। A लिमिटेड के पास ना कुछ अनयूटिलाइज्ड क्रेडिट बैलेंस था, ITC पड़ा था, मतलब उसने ITC यूज नहीं किया था, कुछ अनयूटिलाइज्ड पड़ा था। जिस दिन मर्जर हुआ उस दिन A लिमिटेड के पास अनयूटिलाइज्ड ITC पड़ा था। क्या ये अनयूटिलाइज्ड ट्रांसफर हो सकता है B लिमिटेड को? Can this unutilized balance be transferred to B limited? The answer is yes. The answer is yes. यहाँ पे जो ट्रांसफरर है, जो ट्रांसफरर है,
Here, this can transfer the unutilized ITC to the transferee. यहाँ पे ट्रांसफरर ये आईटीसी जो है वो बी लिमिटेड को ट्रांसफर कर सकता है। क्लियर हुआ इतना? वैसे ही अगर समझो डीमार्ट मुंबई है एंड डीमार्ट सूरत है, DMart is in Mumbai, DMart is in Surat. Now this DMart in Mumbai is registered in Mumbai. Yes, and DMart in Surat is registered in Surat. So they are two distinct persons having same PAN, same registration, but in two different states. तो ये केस में क्या DMart अपना ITC का बैलेंस अपने सूरत वाले ब्रांच को ट्रांसफर कर सकता है? The answer is yes. Here they can transfer such balance. ठीक है? So whenever there is a change in constitution, मतलब अगर सेल, मर्जर, डीमर्जर, अमलगमेशन या ट्रांसफर इन चेंज इन ओनरशिप होता है तो वो केस में जो भी आईटीसी अनयूटिलाइज्ड है दैट कैन बी ट्रांसफर्ड टू द न्यू एंटिटी. You can transfer the unutilized balance to the transferee. You can transfer it to the new entity, provided there should be a clause for the transfer of liabilities. मतलब आपका जो merger acquisition जो भी हो रहा है उसमें आप एसेट के साथ साथ लायबिलिटी भी ट्रांसफर कर रहे हो तो उसमें बिकॉज ऑफ दैट क्लॉज यू कैन ट्रांसफर इट. ओके, एंड अगर डीमर्जर हो रहा है तो आईटीसी क्या हो जाएगा? अपोर्शनड हो जाएगा. अपोर्शन मतलब क्या? समझो पहले ए बी लिमिटेड था, अब वो डिवाइड होके ए लिमिटेड हो गया, बी लिमिटेड हो गया. पहले क्या था? ए बी लिमिटेड, अब उसमें से ए लिमिटेड अलग हो गया, बी लिमिटेड अलग हो गया. तो जो आईटीसी का बैलेंस था वो किसका था? ए बी लिमिटेड का. ठीक है, AB लिमिटेड का बैलेंस था. सपोज द बैलेंस वॉज से 10,000 रुपीज. आईटीसी का बैलेंस कितना था? 10,000 रुपीज. अब ये 10,000 किसको जाएगा? ए लिमिटेड को जाएगा या बी लिमिटेड को जाएगा? ये 10,000 रुपीज किसको जाएगा? ए लिमिटेड को जाएगा या बी लिमिटेड को जाएगा? तो ये केस में क्या हो जाएगा? जब ये दोनों डिवाइड हुए तब ये दोनों कुछ एसेट्स भी लेके गए रहेंगे अपने साथ. यस, सपोज ए लिमिटेड लेके गया 10 करोड़ के एसेट और बी लिमिटेड लेके गया 5 करोड़ के एसेट. टोटल एसेट्स कितने थे? 15 करोड़ के टोटल एसेट्स थे. ए बी लिमिटेड के पास 15 करोड़ के टोटल एसेट्स थे. तो ए लिमिटेड कितना एसेट्स लेके गया? 10 करोड़. बी लिमिटेड लेके गया 5 करोड़. तो ये 10,000 का आईटीसी कैसे प्रपोर्शन होगा? 10:5 के रेशियो में. अगर मैं इसको और डिवाइड करूं तो 2:1 के रेशियो में. मतलब ये जो 10,000 है वो भी कैसे बटेगा दोनों के बीच में? 2:1. तो 10,000 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 दैट कम्स टू 6,667. तो यहाँ से 10,000 में से 6,667 जाएगा ए लिमिटेड को एंड 3,333 रुपीज जाएगा बी लिमिटेड को. अंडरस्टूड एवरीवन? यस. तो नए यूनिट्स जितना अपना एसेट्स लेके गए तो उसके साथ साथ लायबिलिटीज भी उस प्रपोर्शन में लेके जाएंगे. ये इसका एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है यहाँ पे. A company XYZ is registered in 2 states, MP and UP. एक कंपनी है, यहाँ पे एनालाइज करते हैं. एक कंपनी है XYZ, वो 2 स्टेट्स में रजिस्टर्ड है. किसमें? MP में एंड UP में. Its total value of assets is worth 100 crore, while its assets in UMP is how much? MP and UP is 60 crore and 40 crore respectively. XYZ के total assets कितने हैं? 100 crore, जिसमें से MP में कितने assets है? 60 करोड़ एंड यूपी में कितने एसेट्स है? 40 करोड़. It demerges a part of its business to company ABC. XYZ क्या करता है? डीमर्ज कर देता है अपना कुछ पार्ट. किसको? ABC एंड कंपनी को.
As a part of such demerger, assets of XYZ amounting to 30 crore are transferred to company ABC in the state of MP, while assets amounting to 10 crore are transferred to ABC in the state of UP, total amounting to 40 crore. तो एमपी में जो उसके 60 करोड़ थे ना, उसमें से कितने डीमर्ज कर दिए उसने, एबीसी को कितने दे दिए उसने, 30 करोड़। एमपी के एसेट्स के 60 करोड़ में से उसने दे दिए 30 करोड़ और यूपी के एसेट्स में से उसने दे दिए 10 करोड़। मतलब टोटल कितना दिया उसने यहाँ पे, व्हाट इज द टोटल, 40 करोड़ उसने क्या कर दिया, एबीसी को डीमर्ज कर दिया। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। Yes, अब जो आईटीसी है, अनयूटिलाइज्ड आईटीसी, वो कौन से रेशियो में डिवाइड होगा? नाउ द अनयूटिलाइज्ड आईटीसी ऑफ XYZ इन एमपी शैल बी ट्रांसफर्ड, क्योंकि एमपी वाले का आईटीसी अलग बैलेंस रहेगा, यूपी वाले का आईटीसी का अलग बैलेंस रहेगा, क्योंकि दोनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन है। तो एमपी वाले का जो आईटीसी है वो कौन से रेशियो में डिवाइड होगा? अनयूटिलाइज्ड आईटीसी कौन से रेशियो में डिवाइड होगा? 30/60 के रेशियो में। ठीक है। आउट ऑफ कितने एसेट्स थे? 60 करोड़। 60 करोड़ में से कितना ट्रांसफर किया? 30 करोड़। मतलब 30/60 कितना आया? 0.5। ठीक है। और यहाँ पे कितना आईटीसी प्रोपोर्शनेट बटेगा? मतलब यूपी, XYZ ऑफ यूपी अपना आईटीसी एबीसी को कितना देगा? तो 10/40। कितना आता है? 10/40, दैट इज 0.25। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. क्लियर? चलो, इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा? एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जीएसटी आईटीसी 02, जो दोनों स्टेट्स भरेंगे, मतलब ट्रांसफर भी भरेगा, ट्रांसफर भी भरेगा। ठीक है। जीएसटी गवर्नमेंट को थोड़ी सपना आएगा कि इनको आईटीसी देना है, उन्हें क्या करना पड़ेगा? फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा एंड फिर वो लोग अपना आईटीसी ट्रांसफर करेंगे। और ये जो परसेंटेज है ना, ये टोटल परसेंटेज होगा। ठीक है। जैसे आईटीसी बैलेंसेस ऑफ द ट्रांसफरर एक्स इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सीजीएसटी हेड्स कितना है, मतलब सीजीएसटी का 5 लाख है, एसजीएसटी का 5 लाख है, आईजीएसटी का 10 लाख है। और अगर वो 60% ट्रांसफर कर रहे हैं तो पूरा 10 लाख प्लस 5 लाख प्लस 5 लाख, मतलब टोटल कितना हुआ? 20 लाख। पूरा 20 लाख का 60% ट्रांसफर होगा, अलग अलग टैक्स वाइज नहीं होगा, टोटल ट्रांसफर होगा 60%। मतलब कितना आएगा? 12 लाख टोटल ट्रांसफर होगा। बस यही है इसके अंदर। फिर ये भी हमने कर लिया। ये भी हमने कर लिया। Here, Mr. B becomes liable to pay tax on 1st August and has obtained registration on 17th August. Tell me, उसको ITC कौन से दिन का मिलेगा? He becomes liable on 1st August and obtained registration on 17th August. 30th September. September. सॉरी, जुलाई। सब में एक ही एग्जाम्पल नहीं 31st रहेगा। जुलाई। 31st जुलाई, जुलाई sorry. लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है उसके एक दिन पहले, तो 1st अगस्त के एक दिन पहले, मतलब क्या? 31st जुलाई को। ठीक है। किसका किसका मिलेगा 31st जुलाई को? रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स का मिल जाएगा, कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा। Second, Mr. Z applies for voluntary registration on 1st September and is granted registration on 9th September. 8 सितंबर। 8 सितंबर का 8 सितंबर को भी क्या मिलेगा उसको? रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स का मिल जाएगा, कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा।
Mr. C acquired a capital asset on 1st April 2018 and used it for the production of exempted supplies only. Now in November 2019, his supplies has become taxable. कुछ नहीं समझेगा तो चुपचाप टाइमलाइन बना लेने का. कब उसने खरीदा कैपिटल एसेट? 1 अप्रैल 18 को. और वो टैक्सेबल कब से हुआ? नवंबर 19 में. नवंबर 19. The cost of the asset was INR 2,50,000 and GST is 18%. Now tell me, पहले क्या था? पहले इतने पीरियड के लिए वो एग्जाम्प्ट था. अब क्या हो जाएगा? अब उसके गुड्स टैक्सेबल हो गए. ठीक है, तो जो भी रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स का तो उसको मिल जाएगा. कैपिटल गुड्स के केस में क्या होगा? ITC माइनस 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ. तो कितना ITC है? 2,50,000 पे 18%, 45,000 माइनस 5% पर क्वार्टर. मतलब कहां से लेके कहां तक? 1 अप्रैल 18 से लेके नवंबर 19 तक. कितने क्वार्टर आएंगे? 8. अप्रैल में, जून, जुलाई, 18, 19 के सारे क्वार्टर, मतलब 4 क्वार्टर. और फिर अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. 4 + 3 7 क्वार्टर्स. So 45,000 minus 5% for 7 quarters. Okay, so 45,000 minus 5 sevens are 35%. तो 45,000 का 35% 15,750. 15,750 माइनस करो तो आएगा 29,250. ठीक है, इतना ITC वो ले सकता है. बराबर? हाँ मैम. फिर ये भी हमने कवर कर लिया. अब इसमें और एक पॉइंट है. नाउ ये रिवर्सल ऑफ ITC फ्रॉम कॉम्पोजिशन और एग्जिट, ये हमने कवर कर लिया था. ये देखो, अब इसमें एक आता है कि अगर आपने कोई कैपिटल गुड्स खरीदा और फिर उसको सेल कर दिया, यू हैव परचेज द कैपिटल गुड्स, परचेज कैपिटल गुड्स, यू हैव क्लेम्ड ITC, आपने ITC क्लेम कर दिया और उसका यूजफुल लाइफ खत्म होने के पहले, यूजफुल लाइफ कितना है उसका? 5 साल है. 5 साल के पहले आपने क्या कर दिया? उसको सेल कर दिया. तो वो केस में क्या हो जाएगा? आपका ITC रिवर्सल हो जाएगा. ITC विल बी रिवर्सल. कितना रिवर्सल होगा वो केस के अंदर? सेम ITC अवेल्ड माइनस 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ. और अब यहाँ पे आप सेल भी कर रहे हो ना, कैपिटल गुड सेल भी कर रहे हो, तो वो केस में क्या आएगा? आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू इनटू टैक्स रेट. ट्रांजैक्शन वैल्यू इनटू टैक्स रेट. आउट ऑफ दीज टू विचएवर इज हायर. इन दोनों में से विचएवर इज हायर उतना ITC रिवर्स हो जाएगा. देखो ये एग्जांपल, X Limited purchased a machine for 1 lakh and brought it on 1st August 2018 and paid 12% GST. कब खरीदा उन्होंने? उन्होंने परचेस किया 1 अगस्त 18 को एंड उन्होंने ITC क्लेम कर दिया. अवेल ITC एंड यूज द कैपिटल गुड्स इन हिज बिजनेस. ऑन 5th November 2019 ही रीसोल्ड इट एज अ सेकेंड हैंड मशीन फॉर 65,000. उसने मशीन बेच दिया. कब बेचा? 5th November 2019 को सोल्ड द मशीन. कितने में बेचा? 65,000 में सेल कर दिया. नाउ फाइंड आउट द अमाउंट टैक्सेबल या ITC रिवर्स. तो कितना ITC रिवर्स होगा यहाँ पे? तो ITC रिवर्स विल बी फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट ITC माइनस 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ. तो पहले आपने कितना ITC लिया था? जब आपने खरीदा था तब कितना ITC लिया था? 1 लाख पे 12%, मतलब 12,000. 12,000 माइनस 5% जब से आपने खरीदा है तब से लेके जब से आपने बेचा है, मतलब 1 अगस्त 18 से लेके 5 नवंबर 19 तक कितने क्वार्टर्स आते हैं?
12,000 माइनस 5%। तो अगस्त मतलब जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 क्वार्टर्स। 6 quarter. yes into 6 quarters। तो 5 6 are 30 12,000 माइनस 30%। तो 12,000 का 30% 3,600 600. 12,000 minus 3,600 that comes to 8,400। 8,400. so ITC रिवर्सल कितना होगा 8,400 और टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू इनटू रेट ऑफ टैक्स। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू कितना है आपने कितने में सेल किया 65,000 में। तो 65,000 इंटू हम लोग अज्यूम करते हैं 12% ही है। तो 65 इंटू 12% दैट इज 7,800। तो 8,400 और 7,800 विच एवर इज हायर 8,400। तो ITC रिवर्सल कितना होगा 8,400। क्या बैटरी डाउन आया समझ में इतना? Yes, sir. Yes, ma'am. यस सेम ही है ITC रिवर्सल सेम ही है। सिर्फ यहाँ पे आप कैपिटल एसेट बेच रहे हो ना यू आर सेलिंग द एसेट। सो इफ यू आर सेलिंग द एसेट सो देयर विल बी टैक्स ऑन द सेल प्राइस। तो बस उसके साथ कंपेयर करना है विच एवर इज हायर दैट मच विल बी द ITC रिवर्स्ड। क्लियर? देन वी हैव डन गुड्स सेंड टू द जॉब वर्कर। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है चलो ISD बाकी है यूटिलाइजेशन ऑफ ITC। ठीक है फिर क्वेश्चंस है तो 2 ही कंसेप्ट बाकी है कल मोस्टली हो जाएगा ITC खत्म। कल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो जो यूटिलाइजेशन ऑफ ITC है ना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है चलो Okay, ma'am. we stop for the day we will continue tomorrow। okay Yes, ma'am. yeah Yes, ma'am. bye everyone। Bye, ma'am. Thank you, ma'am. मैम नोट Bye, कब अपडेट होगा? नोट्स मैंने कर दिया है शेयर सिर्फ वन नोट वाले नहीं किए हैं बाकी दोनों भी कर दिया है मैंने। ये वाला PDF भी कर दिया है और वो पिछला वाला PDF भी कर दिया है। ओके मैम बाय मैम। बाय Thank you, ma'am. या बाय। मैम हाँ मैम एक डाउट है वो ये वाला जो फॉर्मूला था ना रिवर्सल था ITC